नमस्कार दोस्तों, अवश्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हम टेस्ट सीरीज की अगली श्रृंखला आप लोगों के पास में और ये टेस्ट सीरीज का 15वां सॉल्यूशन ज्ञान विषय से संबंधित। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। आप लोगों से पूछा है दोस्तों कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? दोस्तों, जैसे चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब दोस्तों पहले जो बस है वो स्थिर है और स्थिर बस को दोस्तों गतिशील किया जा रहा है। और जब भी दोस्तों स्थिर बस गतिशील हो रही होती है, तो जो गति का नियम लगता है वो आप लोगों के पास में स्थिरता का लगता है। और स्थिरता का नियम इसे कहते हैं दोस्तों, स्थिर वस्तुओं का गतिशील होना स्थिरता का नियम कहलाता है। और हम जानते हैं दोस्तों कि आप लोगों के पास में एक भौतिक विज्ञानी जिसका नाम था गैलीलियो, और गैलीलियो के द्वारा दोस्तों गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा है। इसमें आप लोगों के पास में विकल्प दे रखा है, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। आपसे पूछा है कि एक स्थिर बस है और स्थिर बस जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, तो उस बस के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर हैं, यात्री हैं, उनका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। स्थिर वस्तु गतिशील हो रही है दोस्तों बल लगाने पर। इसका मतलब दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा स्थिरता का जड़त्व। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में है कि एक बस विराम अवस्था से एक समान रूप से त्वरित होती है तथा 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। त्वरण का मान क्या होगा? दोस्तों, आपसे पूछा है कि एक बस है जो एक समान रूप से त्वरित होती है तथा 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। आपसे पूछा है दोस्तों त्वरण, और त्वरण का मतलब आप लोगों के पास में होता है दोस्तों, एक होता है अंतिम वेग, और अंतिम वेग आप लोगों के पास में माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग ये होता है आप लोगों के पास। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसकी दोस्तों अपन फॉर्मूला लेके चलते हैं, तो ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी होता है। आपसे पूछा यह है दोस्तों कि एक बस 10 सेकंड में, इसका मतलब आपके पास में 10 दिया हुआ है 10 सेकंड, आपसे कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। तो दोस्तों आपको अंतिम चाल दी हुई है, अंतिम वेग दिया हुआ है बी बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप जानते हो दोस्तों कि एक आपको भौतिक राशि सेकंड के अंदर दी हुई है और एक आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। तो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से अपन इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, जिससे कि दोस्तों दोनों भौतिक राशियां समान हो जाती हैं। और जब भी दोस्तों हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं 18 दूना 36 होते हैं, 5 गुना 2 करते हैं 10 आता है। तो ये आप लोगों के पास में आ गया दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपके पास में अंतिम वेग है टी है और आपसे त्वरण पूछा है। दोस्तों जब बस ने चलना प्रारंभ किया तो जो प्रारंभिक वेग था यू, यू का मान था आपके पास में 0। अब आप लगा दीजिए सूत्र दोस्तों बी माइनस यू अपॉन टी। आपके पास में भाई साहब बी का मान होता है दोस्तों 10, यू का मान होता है 0 और टी होता है 10। अब आपके पास में आता है दोस्तों 10/10। इसका आंसर रहेगा दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों के पास में ये जवाब होता है बी ऑप्शन। इसके बाद लेके चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है कि फेफड़ों का अंतःश्वसित आरक्षित आयतन होता है। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं एक हमारे पास में जो लंग्स होते हैं, इन लंग्सों का एक तो होता है दोस्तों टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों के पास में प्रवाही आयतन। तो हमारे फेफड़ों का दोस्तों जो प्रवाही आयतन होता है, वो प्रवाही आयतन होता है 500 ml। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब मनुष्य आराम की स्थिति में होता है, तो एक बार में मनुष्य जितनी वायु को अंदर लेता है और उतनी वायु को बाहर करता है। जितनी वायु को अंदर लेता है उतनी ही वायु को बाहर करता है दोस्तों, इसे फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कहते हैं, प्रवाही आयतन कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 500 ml। इसके बाद में दोस्तों एक आप लोगों के पास में होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे कहते हैं दोस्तों फेफड़ों का अवशेषी आयतन। और अवशेषी आयतन का मतलब होता है दोस्तों रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अवशेषी आयतन का मतलब ये होता है आप लोगों के पास में दोस्तों समझने का प्रयास करना।
ये आपके दोस्तों रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, अवशेषी आयतन। और अवशेषी आयतन की मात्रा होती है आपके फेफड़ों की 1200 ml। यानी दोस्तों एक व्यक्ति दम लगाकर जितनी वायु को बाहर कर सकता है, और जितनी वायु को दोस्तों जो बाहर करता है, उसके पश्चात हमारे फेफड़ों में जो वायु शेष रह जाती है। एक व्यक्ति दम लगाकर जितनी वायु को बाहर कर देता है तथा शेष बची जो फेफड़ों में वायु होती है, उसे दोस्तों फेफड़ों का अवशेषी आयतन कहते हैं। मैंने दोस्तों 500 ml वायु का एक बार में आराम की स्थिति में अंदर लेता हूँ और बाहर निकालता हूँ, ये ज्वारीय आयतन कहलाता है। और दोस्तों जब मैं दम लगाकर फेफड़ों से वायु को बाहर करता हूँ, उसके पश्चात जो शेष वायु फेफड़ों में शेष रह जाती है, वो दोस्तों फेफड़ों का अवशेषी आयतन होता है। और वो फेफड़ों का अवशेषी आयतन होता है दोस्तों 1200 ml। 1200 ml वायु हमारे फेफड़ों में दोस्तों हमेशा रहती है। क्योंकि दोस्तों अगर इस वायु को भी अगर आप बाहर कर देते हैं, तो फेफड़े क्या होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं दोस्तों। इन फेफड़ों को गुब्बारे जैसी संरचना में फुलाए रखने का काम ये 1200 ml वायु करती है। अगर इस 1200 ml वायु को आप लोग बाहर कर देते हैं, तो फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, और फेफड़े सिकुड़ जाने से फेफड़ों की कुबकाएं नष्ट हो जाएंगी, और नष्ट हो जाने से दोस्तों दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये अवशेषी आयतन होता है। एक आप लोगों के पास में होता है दोस्तों जिसका नाम होता है आईआरबी। और आईआरबी का मतलब होता है दोस्तों इंस्पायरेशन। इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये आप लोगों के पास में इस इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम होता है दोस्तों। और इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम आईआरबी जिसकी मात्रा होती है दोस्तों आप लोगों के पास में 2500 से लेकर के 2800 ml। यानी 2500 से लेकर के दोस्तों 2800 ml ये आईआरबी होता है। यानी एक व्यक्ति दम लगाकर जितनी वायु को अंदर ले सकता है, उसे हम कह सकते हैं आईआरबी, अंतः आरक्षित आयतन। तो आईआरबी आपसे पूछा है फेफड़ों का अंतः श्वसित आरक्षित आयतन कितना है। इसका आंसर होता है दोस्तों आप लोगों के पास में 2800 ml। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार आपसे पूछा है। अच्छे से जानते हैं दोस्तों, ये आपके पास में पृथ्वी है, और ये आप लोगों के पास में ध्रुव है, ये आपके पास में भूमध्य रेखा है। और आपसे पूछा है कि दोस्तों किसी पिंड का भार, और किसी पिंड का जो भार होता है वो दोस्तों ये जो आपके पास में ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर दोस्तों किसी पिंड का भार मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है। जबकि दोस्तों ये जो भूमध्य रेखा होती है, इस भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का जो भार होता है वो दोस्तों न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब दोस्तों सबसे कम होता है। और दोस्तों ये जो पृथ्वी का केंद्र आप लोगों के पास में होता है, इस पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है भाई साहब, तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार आप लोगों के पास में शून्य होता है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने से भार भी शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में आता है कि मनुष्य द्वारा छोड़ी गई CO2। दोस्तों आपसे पूछा गया कि मनुष्य द्वारा छोड़ी गई CO2 और ली गई O2 के अनुपात को कहा जाता है। इसको दोस्तों RQ बोला जाता है। RQ का मतलब होता है आप लोगों के पास में श्वसन गुणांक। तो ये आप लोगों के पास में श्वसन गुणांक होता है, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट होता है दोस्तों। ली गई O2 व छोड़ी गई CO2 का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में कि प्रायोजना विधि में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार प्रायोजना का चुनाव करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। बालक अधिक क्रियाशील रहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। इस विधि में अधिक व्यय नहीं होता है दोस्तों। इस विधि के परिणता शिक्षाविद भी होते हैं। तो ये आप लोगों के पास में इसमें गलत है। ये कह रहा है वह नहीं होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर आप लोगों के पास में जो राइट होते हैं वो तो होते हैं आप लोगों के पास में 1, 2 और 4, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में है कि विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि। विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं, बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है, विज्ञान समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है, पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं। आपसे पूछ रहा है कि विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि का लाभ क्या है। तो दोस्तों विज्ञान की जो समस्या होती है उनके प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं होती वह है।
दोस्तों पैनल चर्चा में भाई साहब जिस भूमिका की आवश्यकता होती है वह आपके पास में अनुदेशक होता है। अध्यापक तो दोस्तों विषय के विशेषज्ञ होते हैं आप लोगों के पास में। ये विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। इधर अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है, विद्यार्थी श्रोताओं की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब दोस्तों पैनल चर्चा का आयोजन होता है उस समय अनुदेशक एक्टिव नहीं होता, अनुदेशन का कोई मतलब नहीं होता है। ये तो दोस्तों जो पैनल पर चर्चा होती है उस पैनल पर चर्चा को शुरुआत कर देता है और शुरुआत करने के पश्चात उसको गति देने के पश्चात इसका कोई काम नहीं होता। आगे लेके चलते हैं दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का महत्व है। छात्रों में अपेक्षाकृत व्यवहारगत परिवर्तन करना, छात्रों में खोज व अवलोकन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, छात्रों को वैज्ञानिक खोजों से अवगत कराना, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब आप लोगों के पास में उपरोक्त सभी होता है। तो ये दोस्तों विज्ञान के टेस्ट सीरीज का विज्ञान का साइंस वाला सॉल्यूशन। और दोस्तों किसी प्रकार के प्रश्न से संबंधित कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।